सालों पहले दूर समंदर में एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड था, जहाँ बड़े बड़े पेड़, सुंदर तालाब और मीठे मीठे पानी के झरने थे। और हाँ, यहाँ की एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई। यहाँ के दुर्लभ सफेद पत्थर, जिससे विश्व की सबसे शानदार मूर्तियां बना करती थी। अरे भागो! 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 अरे अरे कौन है जिसने पत्थर की बारिश करा दी? नीचे उतरो। ये कोई तरीका है पत्थर उतारने का? माफ करना भाया, थोड़ी देर और करता तो पत्थर के भार से मेरी नाव डूब जाती, इसलिए बिना सूचना दिए ऐसा करना पड़ा। बड़े अजीब व्यक्ति हो। अरे किसी का सर फूट जाता तो? ओह, अजीब मैं हूँ या आपके टापू का नियम? ऐसा कहीं सुना है कि मूर्ति बनाने की खास कला सीखनी है तो अपना पत्थर खुद लेकर आना होगा। बात करते हैं, पहले नियम सही करवाओ, फिर बात करना। चलता हूँ मैं। ये बात तो सही कह गया। हमारे देश के नियम में ही गड़बड़ी है। रोज रोज के इस पत्थर के झंझट से छुटकारा पाना है तो हमें महाराज से बात करनी ही पड़ेगी। आप लोग अपनी समस्या बताएं। दरअसल बात यह है महाराज कि हमारे राज कलाकार अमरसेन की मूर्तियों की कला इतनी चर्चित है कि दूर दूर से लोग यहाँ उनसे मूर्ति कला सीखने आते हैं। मगर ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। इसमें समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है महाराज, समस्या है मूर्ति कला सीखने की शर्त। और शर्त ये है कि जिसे भी कला सीखनी है उसे अपना पत्थर खुद लेकर आना होगा। अब इस शर्त से हमारे किनारों पर पत्थर ही पत्थर उतरते रहते हैं, जिससे हमें व्यापार करने में बहुत परेशानी होती है। मंत्री, क्या हमारे राज्य में पत्थरों की कमी है जो कलाकारों से पत्थर मंगवाए जाते हैं? कैसी बात करते हैं महाराज? जहाँ सोने चांदी खाने पीने किसी चीज की कमी नहीं है, वहाँ पत्थरों की कमी कैसे होगी महाराज? तो फिर बात क्या है? अमरसेन ने कुछ तो सोच समझकर ये नियम बनाया होगा। अब अगर आप कहें तो अमरसेन जी को आने का बुलावा भेजा जाए? नहीं, वो राज कारीगर के साथ हमारा मित्र भी है, इसीलिए हम खुद अपने मित्र से मिलने जाएंगे। और महाराज हिमबिंदु अपने लोगों के साथ अमरसेन की मूर्ति पाठशाला में पहुंच गए, जहां महाराज को स्वयं आया देख सभी अचंभित हो जाते हैं। और अमरसेन महाराज से यहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पे महाराज मूर्ति कला सीखने के लिए पत्थर साथ लाने के अनोखे नियम के बारे में पूछते हैं। महाराज, हमारा राज्य छोटा सा है। यहाँ की मिट्टी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पत्थर प्रकृति का उपहार है, और प्रकृति ने सब कुछ बहुत सोच समझ कर बनाया है। ये पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, पत्थर, सब कुछ, इनमें से किसी एक चीज से भी छेड़छाड़ प्रकृति का संतुलन बिगाड़ सकती है, और फिर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अगर कुछ नहीं बचेगा तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? वाह अमरसेन, वाह! हम तुम्हारे विचार से अति प्रसन्न हुए। और रही बात आप लोगों की समस्या की, तो मैं जल्द ही मूर्तिकारों के पत्थर लाने ले जाने के लिए अलग किनारा बनवाने की व्यवस्था करता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद महाराज, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। महाराज की जय हो। महाराज के न्याय से सभी प्रसन्न हो गए। जैसा कि राजा ने कहा था, पत्थर लाने और ले जाने के लिए अलग से किनारा बना दिया गया, जिससे व्यापारी भी खुशी खुशी अपना व्यापार करने लगे। कुछ सालों के बाद जब महाराज हिमाबिंदु की जगह उनके बेटे राजदीप ने गद्दी संभाली, तो सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि महाराज हिमाबिंदु और नए महाराज राजदीप के सोचने के तरीके में काफी फर्क था। उनका हर फैसला केवल फायदे के लिए होता था। कुछ दिनों के बाद जिन्होंने पहले शिकायत की थी, उन्होंने फिर से मूर्तिकार अमरसेन
और उनके पत्थर लाने के नियम के बारे में राजदीप के कान भरने शुरू कर दिए। अमरसेन को राज दरबार में बुलाया जाए। क्षमा महाराज, वो आपके पिताजी के मित्र हैं। आपको उनके पास खुद जाना चाहिए। आपके पिताजी भी ऐसा ही किया करते थे। आप ये मत भूलिए कि पिताजी की जगह महाराज अब मैं हूँ। हमारी आज्ञा का तुरंत पालन हो। और कुछ ही देर में नए महाराज के आदेश पर अमरसेन दरबार में हाजिर हो गए। आपके मूर्ति कला सीखने के लिए कलाकारों को पत्थर लेकर आने वाले नियम को हम आज और अभी से समाप्त करने का आदेश देते हैं। मगर महाराज, इससे हमारा और हमारे राज्य की बहुत अधिक हानि होगी। हानि और लाभ आप हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें पता लगा है कि पत्थर लेकर आने के नियम के कारण कई कलाकार यहाँ आ ही नहीं पाते। इसलिए ना ही नियम रहेगा, ना ही कलाकार यहाँ आने से कतराएंगे। लोग आएंगे तो व्यापार आएगा, व्यापार आएगा और तरक्की होगी। मगर हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई। आपने इस राज्य की बहुत सेवा की है, इसके लिए ये राज्य आपका आभारी है। मगर अब आपके आराम की उम्र है, इसलिए आपको अभी से सेवा मुक्त किया जाता है। जो आज्ञा महाराज। अपने अभी के फायदे के आगे महाराज राजदीप को कुछ नहीं सूझ रहा था। इसीलिए अब नए नियम के आने से धीरे धीरे राज्य में भारी संख्या में लोग आने लगे। भारी संख्या में खुदाई करके पत्थर निकाले जाने लगे। पत्थर निकाले जाने से पेड़ गिरने लगे। खुदाई की धूल मिट्टी से फसलें खराब होने लगी। गर्मी बढ़ने लगी, सूखा पड़ने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे लोग टापू छोड़कर जाने लगे। और कुछ ही दिनों में टापू पर पत्थर की मूर्तियों के अलावा और कुछ नहीं बचा। और जैसा कि अमरसेन ने महाराज हिमाबिंदु को सलाह दी थी कि अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो आज सत्य हो गया। इस तरह राजा के एक गलत निर्णय ने पूरे के पूरे खुशहाल टापू को बंजर बना दिया और खुशी से रह रहे लोगों को अपने घर को छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया। उधर राजा के गलत डिसीजन से उसको अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा। इधर लगता है उप्पी अंकल के गलत डिसीजन के कारण हमें टेंट छोड़कर जाना पड़ेगा। उप्पी अंकल, अम्मा ने बोला था ना कि नदी के किनारे से पत्थर मत निकालो। अब देखो, उसकी वजह से पानी टेंट में घुस रहा है। ओह नो, सॉरी अम्मा। आइयो, अब हम सोएंगे कैसे जी? बाबू चीरू, चलो। कांची विजयनगर के बुनकर यानी एक वीवर की बेटी थी, जो बहुत ही सुंदर और मेहनती थी। एक बार महाराज विद्याधर का बेटा श्री राम नगर में घूमने निकला और उसकी नजर कांची पर पड़ी, जो चरखे में कपड़े बुन रही थी। कांची की सुंदरता को देखकर राजकुमार श्री राम उसे देखता ही रह गया। उसने ऐसी सुंदर और मेहनती लड़की आज तक नहीं देखी थी, इसलिए उसने तुरंत ही कांची से शादी करने का फैसला कर लिया। और शादी करके उसे राजमहल में ले आया।
कांची के लिए महल में सारी सुविधाएं थी, पर फिर भी वो खुश नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही उसे अपना काम खुद करने की आदत थी। पर यहाँ तो हमेशा उसके आगे पीछे नौकर चाकर रहते थे, जिससे उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। इसलिए राजमहल में भी रहकर वो उदास थी। कांची को उदास देख उसे खुश करने के लिए राजकुमार ने उसके लिए नए नए कपड़े, ढेर सारे गहने और तरह तरह के पकवान भिजवाए। पर फिर भी कांची खुश नहीं हुई और एक दिन कांची बागीचे में आराम कर रही थी। गांव का जीवन कितना अच्छा था। मैं अपना काम खुद करती थी। आसपास कितने लोग होते थे बात करने के लिए, पर यहाँ ना कोई काम करने को है और ना कोई इंसान जिससे मैं बातें कर सकूं। ये कैसा कीड़ा है? पहले कभी नहीं देखा। कांची ने पहली बार ऐसा कोई कीड़ा देखा था जो एक कुकून था और उसके शरीर से जो धागा निकल रहा था वो रेशम यानी सिल्क था। ये क्या है? कोई धागा लगता है। कितना मुलायम है। इससे तो मैं कितने अच्छे कपड़े बना सकती हूँ। सिपाहियों, जी राजकुमारी। इस पेड़ में ऐसे जितने रेशमी कीड़े हैं सबको जमा कर लो और गर्म पानी में डालकर इनका रेशम निकाल लो। राजकुमारी जी, ये कीड़ा है या राक्षस? कांची के आदेश से सिपाहियों ने पेड़ से सारा कोकून जमा करके उसे गर्म पानी में डाल दिया, जिससे ढेर सारा रेशम जमा हो गया। ये देख कांची बहुत खुश हो गई और रेशम से कपड़ा बनाने के लिए उसने एक चरखा मंगवाया। ये तो अद्भुत कपड़ा है। इतना मखमल और सुंदर कपड़ा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा और मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। मैं ऐसे और कपड़े बनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ राजकुमारी, अब जितना चाहे उतना कपड़ा बनाए। सिपाहियों, महारानी को राज्य के सारे रेशमी कीड़े लाकर दे दीजिए। आज से राजघराने में सभी लोग इसी कपड़े का बना रेशमी पोशाक पहनेंगे। जी राजकुमार। पहले की तरह काम करने से कांची के चेहरे पर हंसी वापस आ गई और इस तरह कांची के बनाए कपड़े इतने रेशमी और इतने मखमली थे कि धीरे धीरे उसकी चर्चा आसपास के राज्यों में फैल गई और सबने उस रेशमी कपड़े को बनाने की इच्छा जताई। महाराज की जय हो। मैं आपके पास महाराज हिमबिंदु की एक विनती लेकर आया हूँ। हाँ हाँ महामंत्री, बोलिए। हमने आपके राज्य में बने रेशमी कपड़ों के बारे में बहुत सुना है। महाराज चाहते हैं कि उसे बनाने की विद्या हमें भी बताई जाए। आखिर ज्ञान बांटने के लिए ही तो होता है और आपके ऐसा करने से आपका नाम चारों तरफ होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्षमा महाराज, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आज्ञा है राजकुमार। ये विद्या हमारे राज्य की धरोहर है। हम इसका व्यापार कर सकते हैं, पर इस विद्या का रहस्य किसी को नहीं बता सकते। और सोचिए महाराज, इस अद्भुत रेशमी कपड़े के व्यापार से हमारा राज्य कितना समृद्ध होगा। हम राजकुमार की इस बात से सहमत हैं। महामंत्री, हमें क्षमा करें। कोई बात नहीं महाराज, राजकुमार ने व्यापार की अनुमति दे दी। यही हमारे लिए काफी है। इस तरह विजयनगर के आसपास के राज्यों से रेशमी कपड़े का व्यापार शुरू हो गया और ये विद्या किसी और जगह नहीं पहुँचे,
इसलिए महाराज के आदेश से किसी को भी विजयनगर से रेशमी धागा या रेशमी धागे का कीड़ा नगर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी और ना ही इस विद्या को बताने की अनुमति थी। और रेशमी कपड़े के व्यापार से विजयनगर समृद्ध भी हो गया और प्रसिद्ध भी। कितनी सुंदर साड़ी है। ये किसके लिए है? तुम्हारे लिए? मेरे लिए? भूल गई, आज तुम्हारी विदाई का दिन है और जहाँ से आसपास के सभी राज्यों में रेशमी कपड़ों का व्यापार होता है, वहाँ की राजकुमारी को तो विदाई में रेशमी साड़ी तो मिलनी ही चाहिए ना। मुझे चरखे से रेशमी कपड़े बनाना बहुत पसंद है। मैं बस साड़ी ही नहीं बल्कि रेशम के कीड़े भी अपने साथ लेकर जाऊंगी ताकि वहाँ जाकर मैं रेशमी कपड़े बना सकूं। ऐसी गलती मत करना मलिका, महाराज का सख्त आदेश है। और भूल गई, राज्य छोड़ने से पहले सबकी तलाशी होती है। अगर पकड़ी गई तो अनर्थ हो जाएगा। फिर मैं क्या करूं? कुछ नहीं, जब भी तुम्हें रेशम की साड़ी चाहिए होगी किसी को भेजकर मंगवा लेना। मल्लिका महाराज विद्याधर के भाई की बेटी थी, जिसकी कुछ ही दिन पहले एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से शादी हुई थी। रेशम के कपड़े बनाने में कांची को मल्लिका हमेशा मदद करती थी, इसलिए उसका शादी के बाद भी रेशम के कपड़े बनाने का बड़ा मन था। पर बिना कुकून के यह संभव नहीं था, इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। अब देखती हूँ मुझे इन्हें यहाँ से ले जाने से कौन रोकता है। बहन, तुम्हारी विदाई का समय आ गया है, पर जैसा कि इस राज्य का नियम है, जाने से पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। दासी, कुछ नहीं है राजकुमार। चलो बहन। मल्लिका बड़ी चालाकी से अपने साथ कुकून लेकर दूसरे राज्य चली गई और वहाँ जाकर सिल्क के कपड़े बनाने लगी। मल्लिका की सिल्क के कपड़े बनाने की कला जो उसने विजयनगर से सीखी थी, वो सबको बहुत पसंद आई, जिससे विजयनगर और महाराज विद्याधर दोनों का नाम दूर दूर तक फैल गया और वहाँ से सिल्क के व्यापार में भी चार चांद लग गए। महाराज विद्याधर को इस बात का एहसास हो गया कि अद्भुत विद्या छुपाने की नहीं, बताने की चीज है, और इसलिए उन्होंने सिल्क के कपड़े बनाने की विद्या सीखने के लिए विजयनगर के द्वार सबके लिए खोल दिए। बहुत समय पहले की बात है, वीरवरा नाम का एक लड़का था जो एक समुद्री जहाज पर काम किया करता था। उसकी एक समुद्री यात्रा के दौरान एक बहुत ही तेज गति के तूफान ने उसके जहाज को नष्ट कर दिया। सब कुछ बिखर गया। अगली सुबह बेहोश वीरवरा की आंखें खुली तो वो अपने आप को एक अनजान टापू पर पड़ा पाया। ये मैं कहाँ आ गया? कोई है? कोई है? कोई है? बहुत दूर तक चलने के बाद वीरवरा को आखिर एक शहर मिल ही गया। लोग मिल गए। हाँ? कहाँ चले गए यहाँ के लोग? कोई दिख ही नहीं रहा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज कहाँ? अरे अरे रुको भाई, ये सब क्या हो रहा है और ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये टापू दिखने में चाहे जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, यहाँ के नियम उतने ही विचित्र हैं। यहाँ के नियम के अनुसार जो भी आदमी यहाँ बहकर या भटक कर आता है, उसे वो अपना नया राजा बना लेते हैं और जीवन भर के लिए पुराने राजा को वीराने टापू पर भेज दिया जाता है। जिसने राजा रहकर यहाँ की सेवा की,
उसको जीवन भर के लिए वीराने में रहना पड़ेगा? ये तो सचमुच विचित्र है। वैसे फिलहाल यहाँ के राजा कौन है? मैं। वीरवरा को अब बात समझ में आई कि वो आदमी इतना उदास क्यों था, क्योंकि अब राजमहल छोड़ उस वीरान टापू पर जाने की बारी उस बुजुर्ग व्यक्ति की थी। टापू के नियम के अनुसार अगले ही पल वीरवरा महाराज वीरवरा बन चुका था। उसकी सूझबूझ और दयालु स्वभाव के कारण लोग उससे बहुत प्यार करते। मगर इस बीच एक बात थी जो वीरवरा के मन को हमेशा परेशान करती रहती थी, और वो थी एक दिन कोई और राजा बनकर आएगा और उस दिन उसे भी वीरान टापू पर जाना पड़ेगा। और इससे छुटकारा पाने के लिए महाराज वीरवरा को एक योजना सूझी। सैनिकों, बरसात के मौसम में समुद्र किनारे रह रहे लोगों का घर अक्सर बह जाता है। इसीलिए मेरा आदेश है कि वीरान टापू के कुछ हिस्सों को अपने नगर की तरह ही विकसित कर दिया जाए, जिसमें घर, दुकान, सड़क, सारी सुविधाएं हो। वीरान टापू को? मगर महाराज, वहाँ तो केवल यहाँ से विदा किए गए राजा को रहना होता है। ये मेरा सुझाव नहीं, आदेश है। महाराज वीरवरा के आदेश से वीरान टापू के कुछ हिस्से के घने जंगल को काटकर उसको विकसित करने का काम शुरू हुआ। अब वीरान टापू वीरान नहीं रह गया था, और जब वीरान नहीं रह गया था तो फिर किसी नए राजा के आ जाने के बाद भी वीरवरा को वहां जाकर रहने में चिंता किस बात की होती। इस प्रकार से उसकी ये योजना तो काम कर गई और वो निश्चिंत होकर राजपाट चलाने लगा। तभी एक दिन महाराज, महाराज, बहुत दूर एक बड़े से जहाज के डूबने की खबर आई है। माफ कीजिए महाराज, मगर ऐसा जब भी होता है तब कोई ना कोई बहकर यहाँ आता है, जिसका मतलब है। इसका मतलब तुम्हारा नया राजा आने वाला है। जी महाराज, और इससे भी दुख की ये बात है कि उस डूबे जहाज पर हमारे दुश्मन का झंडा लगा था, जिसकी हमारे टापू पे कब से नजर है, और हमारे टापू के नियम के अनुसार उनका कोई भी आदमी यहाँ आ गया तो हमें उसको यहाँ का राजा बनाना पड़ेगा। इस खबर को सुनकर टापू के लोग सोच में पड़ गए, साथ ही बड़े उदास भी हो गए, क्योंकि वो लोग महाराज वीरवरा से बहुत प्यार करने लग गए थे। वैसे प्यार और स्नेह तो वीरवरा को भी उनसे हो गया था, इसीलिए कोई बाहर वाला आकर उनके साथ कुछ गलत न कर दे, इसके लिए उसने एक उपाय सोचा। तुम लोगों को अपने राजा को बदलना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि तुम लोग जिसे चाहो उसे अपना राजा चुनो। ये कैसे हो सकता है महाराज? नियम के अनुसार भोला भटका आदमी हमारा राजा होगा। अब भोला भटका आदमी हमारी पसंद का कैसे हो सकता है? अभी राजा हम हैं, और राजा नियम बना भी सकता है और बदल भी सकता है। हर अजनबी अच्छा नहीं होता, और अपना राज्य किसी अजनबी या दुश्मन के हाथों देना बुद्धिमानी नहीं। हाँ, महाराज सही कह रहे हैं। इनकी बात तो सही कह रहे हैं। मगर इसमें हम कर भी क्या सकते हैं महाराज? करना तुम्हें नहीं, हमें है। यहाँ की प्रजा की भलाई को देखते हुए हम ये नियम का प्रस्ताव रखते हैं कि आप लोग खुद अपने बीच का कोई राजा चुनिए। मगर हमारे बीच के राजा से हमें भेदभाव का खतरा है, इसलिए हम बाहर का राजा चुनते आए हैं। इसका उपाय भी है हमारे पास। अगर वो राजा आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, ये भेदभाव करे, तो राज्य के कुछ मुख्य सदस्यों के पास राजा को तुरंत हटाने का अधिकार भी होगा।
वाह महाराज वाह! क्या बात है? ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। हम सब आपके विचार से सहमत हैं। वैसे महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप ही क्यों नहीं सदैव के लिए हमारे राजा बन जाते हैं? नहीं मित्र, मेरे यहाँ से विदा लेने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपना राजा चुनने की बारी है। एक गरीब मगर चालाक लड़के सुमन की, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसीलिए वो खुद ही गांव के किसी ढाबे पर काम करके अपना जीवन यापन करता था। सुमन गरीब था मगर दिलेर था। वो हर रोज अपने खाने का थोड़ा हिस्सा अपनी एक मछली दोस्त को जरूर खिलाया करता था। कैसे हो दोस्त? हाँ? सुमन! ढाबे पर फुर्ती से काम करते हुए एक शातिर ठग चंटू की नजर उस पे पड़ जाती है और वो सुमन को अपने साथ चलने का ऑफर देता है। मुझे करना क्या होगा? बस 40 दिन आराम करना है और खाना पीना है, और 41वें दिन बस थोड़ी देर काम करना होगा, जिसके बदले पूरे 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। एक काम से पहले 9 काम के बाद। बताओ कैसी लगी 2 दूनी 4? ऐसा ऑफर सुनकर सुमन की आंखों में चमक आ जाती है और वो तुरंत ढाबे का काम छोड़कर चंटू के साथ चल पड़ता है। यूँ समझो तुम्हारे आराम के दिन शुरू। आराम से खाना खाओ, सो जाओ, सो के उठो, खाना खाओ, घूमो फिरो, खाना खाओ, फिर सो जाओ। एक दिन पूरा हुआ। हाँ? हाँ? आखिर सुमन के 40 दिन के क्वारंटीन के बाद काम का दिन यानी कि 41वां दिन आ गया और वादे के मुताबिक चंटू काम से पहले एक स्वर्ण का सिक्का सुमन को देकर उसे अपने साथ ले चला। वो चलते चलते एक घने जंगल की ऊंची पहाड़ी पर पहुंचते हैं, जहां से नीचे एक बड़ी सी नदी बह रही थी। इस जंगल के फल बहुत ही कीमती होते हैं। मैं यहाँ से बहुत सारे फल लेकर जाना चाहता हूँ, मगर इस थैले में आ कितने सकते हैं मुझे ये नहीं पता। तो 2 दूनी 4, क्या तुम इस थैले के अंदर बैठ सकते हो, ताकि मुझे ये थैला कितना वजन उठा सकती है इसका अंदाजा हो जाए? हाँ, क्यों नहीं? ये क्या कर रहे हो? निकालो मुझे! अरे 2 दूनी 4, बस थोड़ी देर की बात है। वैसे भी तुम्हें इतने दिन खिलाया पिलाया है, अब तुम मुकर नहीं सकते। अरे मुझे निकालो! ये क्या कर रहे हो तुम? बचाओ! कोई है! बचाओ! हाँ, शाबाश! बचाओ! काका, मुझे यहाँ से निकालो! डरो मत, बस अपने आसपास पड़े खजानों में से 2 दूनी 4 हीरे मोती फेंकते जाओ इस पर। खजाना फेंको, फिर रास्ता बताता हूँ। अब तो बताओ काका। मूर्ख बालक, क्या तुम्हें आसपास नरकंकाल दिखाई नहीं दे रहे?
तुमसे पहले भी कई लोग चिल का भोजन बन चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। अरे ये क्या कर रहे हो काका? अगर नदी में कूदा तो कम से कम बचने की उम्मीद तो है। यहाँ तो ये चील कौवे मुझे पक्का नोच नोच कर खा जाएंगे। बच्चों, ये वही नदी थी जो उसके गांव तक जाती थी। और कहानी की शुरुआत की मछली तो याद है ना तुम्हें, जिसे सुमन दाना डाला करता था? जब नदी वही है तो उस मछली का घर भी तो यही नदी होगी ना? आखिर वो सही समय पर अपने मित्र को बचाने पहुंच जाती है। धन्यवाद मित्र, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन ठग चंटू फिर से गांव आकर अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर सुमन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। तो दुनी चार, तुम पहाड़ से वापस कैसे लौटे? सुमन था बहुत चालाक। उसने चंटू को फंसाने के लिए एक योजना बनाई। बहुत आसान था। आप जैसे ही मुझे छोड़कर गए, चील से बचते बचते भागते हुए मुझे एक गुफा मिल गई, जो सीधे पहाड़ के नीचे तक आती है। बस उसी में मैं नीचे तक आ गया। अच्छा, फिर तो उस गुफा से मैं पूरा खजाना 2 दूनी 4 कर सकता हूँ। सुमन बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तो तेरा काका हूँ। तुमने किसी को उस गुफा का पता बताया तो नहीं ना? अभी तक तो नहीं। शाबाश! तो क्या तुम मुझे उस गुफा का रास्ता बता सकते हो? इसके बदले मैं इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारा रहना सहना खाना पीना सब 2 दूनी 4 हो जाएगा। अच्छा, मगर इस बार आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे? नहीं, कभी नहीं। इस तरह उनकी बात पक्की हो जाती है और वो फिर से उसी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। मगर इस बार चंटू खुद थैले लेकर पहाड़ी पर पहुंच जाता है। अरे वाह, सोना, खजाना। गुफा वाला रास्ता कहाँ है? कहाँ है गुफा का रास्ता? यहाँ तो कोई गुफा दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है गुफा? कौन सी गुफा? कैसी गुफा? अरे ये क्या 2 दूनी 4 कर रहे हो? तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई? ओहो काका, आप तो बहुत भोले निकले। जैसे आपने मुझे और मेरे जैसे कईयों को वहाँ भेजकर चील का भोजन बनाया, मैंने भी कोशिश की और आप फंस गए। वहाँ कोई गुफा नहीं है। क्या तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? ये 2 दूनी 4 के चक्कर में मैं कहाँ फंस गया? इस नदी में डूबने से बचाने के लिए सुमन के पास तो उसकी दोस्त मछली रानी थी, मगर ठग चंटू ने तो आज तक लोगों को ठगने का काम ही किया था, इसीलिए उसको बचाने वाला कोई नहीं था। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.